हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, सारे एनसीईआरटी के जनरल पॉइंट्स, जितने भी एनसीईआरटी के कवर्ड पॉइंट्स हैं क्लास 6 to 12 में जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे इनकलकेट करके मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों को दे दिया है। इसी को मैं समझाऊंगा और एनसीईआरटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप इसके बेसिस पे अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अपनी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं ईजिली। वो क्लियर कट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ क्लियर कट समझ में आ जाएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अपने जितने भी आपके रिव्यूज़ वगैरह हैं, आपको क्या लगता है कि और इसमें आपको क्या और नीड है इंफॉर्मेशन की, और क्या और हो सकता है बेहतर, कैसे बेहतर से बेहतर वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस और कैसे आप लोगों के बनाया जा सकता है आप लोगों के लिए, वो थोड़ा सा आप लोग रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं भी उस पर विचार कर सकूं और मैं भी कोशिश कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप पहला टॉपिक है आपका एसेंस ऑफ सिटीजनशिप। मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें फुल या इक्वल मेंबरशिप मिलना किसी भी पर्सन को, है ना। कोई भी पर्सन किसी भी जगह का किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सोशल ग्रुप या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप का किस तरीके से सिटीज़न हो सकता है, या किसी एरिया का या किसी कंट्री का या किसी स्टेट किसी जगह का किस तरीके से वो सिटीज़न हो सकता है। मेनली यही एसेंस है उसका। और उसमें उसको फ्रीडम कैसे मिलता है, फ्रीडम टू एक्सेस पावर, फ्रीडम फॉर सम राइट्स और थिंग्स रिलेटेड टू दैट, बस उसी को आपको समझना है। ठीक है, तो पहला हम लोग ये समझते हैं कि पहले तो ये टी.एच. मार्शल दिए थे डेफिनेशन एसेंस ऑफ सिटीजनशिप को। तो उसमें मतलब क्या होता है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिंपल है। और ये 1949 में उन्होंने दिया था। उनका बुक क्या था, उनका वर्क क्या था, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ठीक है, ये आइडिया जो है ना, ग्रीक और रोमन थॉट से आया। पीपल उस समय के लोग जो थे ऐसा समझते थे कि इंसान जो है पॉलिटिकल बीइंग्स हैं, और सिटीजनशिप जो है ना ये है कि मतलब एबल टू गवर्न एंड बी गवर्न। मतलब कि आप लोग के पास ये पावर है कि किसी भी सरकार को गवर्न कर सकते हैं, बनाने या गिराने में योगदान दे सकते हैं, और उसके बदले में वो सरकार फिर रूल्स एंड लॉज बनाती है जो कि आपको गवर्न करते हैं, जो कि आपके ड्यूटीज़ बन जाते हैं, या आपके डायरेक्टिव, आपके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, लॉज बन जाते हैं, जिसको कि आपको अवॉइड करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मीनिंग ऑफ सिटीज़न का सिंपल मीनिंग क्या है कि लीगली रिकग्नाइज सब्जेक्ट और नेशनल ऑफ अ स्टेट और कॉमनवेल्थ। मतलब सिंपल अगर भाषा में समझे तो एक ऐसा सब्जेक्ट मतलब हम लोग ह्यूमंस, है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो किसी भी स्टेट में, वो सिटीज़न कहलाता है। मेंबर ऑफ सोसाइटी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, उसके पास राइट हो सकता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। ये सब चीज़ जो होता है, ये मेंबरशिप, जिस तरीके का ये प्रोसेस मेंबरशिप का है, उसी को सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मतलब कहीं पे भी कोई जगह पे एक आदमी रह रहा है तो उसको भाई आप सिटीज़न कह लीजिएगा, नहीं। वैसे तो एलियंस भी रहते हैं अदर प्लैनेट्स पे, तो वो थोड़ी सिटीज़न होंगे, यहाँ के कहीं ना कहीं तो रह रहा है ना, वो हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारा यूनिवर्स है, इसका मतलब क्या कहीं भी रह रहे तो हमारे सिटीजन हो गए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, सिटीज़न वो सिर्फ एक इनहेबिटेंट नहीं है उस जगह का, और भी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को सिटीज़न बनाती है किसी जगह का। जैसे कि गवर्नमेंट कुछ डिमांड करती हैं आपको ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए एज अ सिटीज़न, और इन रिटर्न जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, वो कुछ आपको राइट्स भी देती है एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब आपकी भी डिमांड्स मानती है, तो इसको राइट्स कहा जाता है। ठीक है, और सिटीज़न के पास पॉलिटिकल राइट होता है, जो सिटीज़न है उसके पास पॉलिटिकल राइट होता है। और कोई ऐसा इंसान जो कि लॉज को फॉलो तो कर रहा है बट पॉलिटिकल राइट नहीं है, वो सिटीज़न नहीं कहलाएगा लोग। ठीक है ना, मतलब कि रूल लॉज तो फॉलो कर रहा है बट कोई भी पॉलिटिकल राइट्स उसको नहीं है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू बी ए सिटीज़न। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजनशिप समझते हैं, 3 कंपोनेंट है, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल। सिविल मतलब सिंपल अगर समझिए तो इंडिविजुअल फ्रीडम। एक इंसान को पकड़ लीजिए, उसका सिविल सिटीजनशिप क्या होगा, वो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसका। पॉलिटिकल सिटीजनशिप क्या होगा, उसके पास पावर है टू एक्सरसाइज पावर, पॉलिटिकल पावर, आइदर बाय वोटिंग अ कम्युनिटी और बाय होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब अब
चाहे तो वो सरकार बना सकता है, चाहे वो सरकार गिरा सकता है, उसके एक वोट में इतना पावर है, वो पॉलिटिकल सिटीजनशिप उसका हो गया, वो पावर उसको मिला हुआ है। वोटिंग राइट सबको नहीं मिलते हैं, एक सिटीज़न को ही मिलेगा, ठीक है। एक सोशल सिटीजनशिप फिर होता है, मतलब कि एक अच्छा वो डिज़र्व करता है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेलफेयर और एजुकेशन सिस्टम जो वो डिज़र्व करता है, वो उसका राइट जब बन जाता है तो वो सिटीज़न कहलाता है। प्रोविजंस क्या है सिटीजनशिप का? 4 प्रोविज़न है। पहला, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, उसको समझते हैं, आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है। उसमें 3 कंडीशन होता है, ठीक है ना। मतलब डोमिसाइल का भी 3 कंडीशन होगा। पहला कि अगर जो वो इंसान था वो इंडिया में जन्म लिया था, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आइदर उसके कोई भी एक माता पिता में से किसी एक पेरेंट इंडिया के बॉर्न थे, मतलब इंडिया में जन्म हुआ, या फिर थर्ड कंडीशन क्या है, इफ़ ही हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो रेसिडेंट रहा है इंडिया का कम से कम 5 साल के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके 5 साल के लिए वो रेसिडेंट रहा है, वो वहाँ का रेसिडेंट रहा है, तो उसको डोमिसाइल मिल जाएगा, डोमिसाइल ऑफ इंडिया कहलाएगा वो आर्टिकल 5 के तहत सिटीजन का। फिर सेकंड कैटेगरी क्या है, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल 6 में ये आता है। इसमें क्या मेंशन्ड है, या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के ये बॉन्ड होने चाहिए थे उस ज़माने के टाइम के हिसाब से। उसमें भी 2 कंडीशन फुलफिल करना होगा। पहला कंडीशन क्या है, वो जो है 19 जुलाई 1948 से पहले वो माइग्रेट कर गए, तो फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, ठीक है ना। मतलब कि अगर वो इंडिया में माइग्रेट कर गए 1948 19 जुलाई से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो फ्रेमवर्क का काम चल रहा था उसका एक समय सीमा था 19 जुलाई 1948, उससे पहले अगर घुस गए इंडिया में रेसिडेंट कहला गए तो वो सिटीज़न कहलाए। अगर वो इंडिया में 19 जुलाई 1948 के बाद आए लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसमें भी ये कंडीशन है कि 6 महीना उसको वहाँ का रेसिडेंट बन के रहना था। उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ उससे 6 महीना पहले से वो रेसिडेंट है वहाँ का, तो फिर उसको सिटीज़न कह दिया जाएगा। क्लियर कट समझ में आ गया यहाँ तक। अब तीसरा पे आते हैं तीसरा कंडीशन पे आते हैं, पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, आर्टिकल 7 में मेंशन, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 पे आते हैं। वो मन किया, कोई मंदबुद्धि था, होशियार का जड़ था, मन किया कि पाकिस्तान चल जाते हैं, देखते हैं शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब उस समय किसको पता था कि इंडिया इतना डेवलप कर जाएगा, पाकिस्तान 0 पे चला जाएगा। विजनरी थिंकिंग नहीं होगा, पूर्वक बुद्धि होगा। चला गया, वो फिर गया, चला गया, अब वापस आने के लिए मार कर रहा है। जब आर्टिकल यही ना आर्टिकल 6 में मेंशन है कि भैया पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान चल गया, अब भाई सोच रहा है कि वापस इंडिया आ जाए। अब इंडिया माइग्रेट करने के लिए भी फिर कंडीशन आ जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं और पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में वो तो क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 का पॉइंट था। आर्टिकल 7 में क्या मेंशन है भैया कि 1947 से पहले अगर आ गए, पाकिस्तान में चले गए थे, उसके बाद फिर इंडिया में आ गए रीसेटलमेंट के लिए, तो फिर वो सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन का डेट से 6 महीना पहले तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, सेम कंडीशन वो भी है। फिर आर्टिकल 8 जो कि लास्ट कंडीशन था, 4th कंडीशन हमारा, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज़ इंडियंस का ये कंडीशन है। अगर डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया से, उनके कंसल्ट से आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अर्लियर यू वर आउटसाइडर बट नाउ यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएंगे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और ये मोटा मोटा काम जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से होता है, मतलब होम मिनिस्ट्री का ही काम है, ठीक है ना। डिप्लोमेट से वहाँ से मिल करके फिर होम मिनिस्ट्री में आपका पेपर्स आगे बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है सिटीजनशिप के लिए, तो वही आर्टिकल्स है, पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। आर्टिकल 5 क्या है, डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया वेर गिवन सिटीजनशिप, आइदर हुज पेरेंट्स वेर बोर्न इन इंडिया दोज वेर ऑल्सो कंसिडर्ड सिटीजन्स। आर्टिकल 6 में क्या कहता है, पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 1949 19 जुलाई, वो ऑटोमेटिक सिटीज़न बन जाएंगे। उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी में से कोई या नाना नानी में से कोई भी इंडिया के बॉर्न होने चाहिए थे, ग्रैंड पेरेंट्स। आर्टिकल 7 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दी
rights of citizenship to certain migrants of Pakistan. Those who had migrated to Pakistan after 1947 1st March but returned on resettlement permits were included under this article. मतलब आर्टिकल 7 में पाकिस्तान चले गए फिर वापस रिसेटलमेंट के लिए इंडिया आ गए, वो आर्टिकल 7 में राइट्स दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? सिटीजनशिप टू सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, either whose parents or grandparents was born in India could register himself or herself as an Indian citizen with Indian diplomatic mission. इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के तहत वो जो है जिसके माता पिता या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो इंडियन बॉर्न थे, वो लोग जो है आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं तो वो लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कमला हैरिस जो थे उनके रिलेटिव जो थे, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडियन बॉर्न थे, लेकिन वो तो अभी यूएस सिटीज़न है, चाहेगी तो इंडिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है, पूरा उसके पास राइट है। आर्टिकल 9 क्या कहता है आप समझते हैं? अ पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। मतलब क्या है कि अगर इफ़ एंड इफ आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो दूसरे देश का सिटीजनशिप छोड़ना है, फाइनल। अगर दूसरे देश का सिटीजनशिप लीजिएगा तो इंडिया का छोड़ना होगा, ये भी फाइनल। यही आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या है? एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया under any of the foregoing provisions shall subject to be provision of that any law that may be made by parliament। आर्टिकल 10 सिंपल समझाते हैं क्या होता है। आपको सिटीजनशिप मिला इंडिया का, हाल फिलहाल में सिटीजनशिप मिला, ठीक है ना। होता क्या है ना कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पूरा पावर है कि लॉ कोई भी बना सकती है जो कि आपका नया राइट्स फॉर्म कर सकता है या पुराने राइट्स को फिर से चेंज कर सकता है या नया राइट्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। मोटा समझते हैं कि आपको मान लीजिए सिटीज़न बना दिया, 10 राइट आपको मिला, यही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस 10 राइट को पार्लियामेंट चाहेगा तो बदल सकता है, पार्लियामेंट चाहेगा तो ख़त्म कर सकता है, उसमें से कोई नया ला सकता है, अमेंडमेंट कुछ भी कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है। आर्टिकल 10 यही मेंशन करता है। आर्टिकल 11 क्या डील करता है कि डील्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब अगर वो प्रोविजंस चेंज कर सकता है तो वो सिटीजनशिप भी बाय लॉ चेंज कर सकता है ना। एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब वो हटा भी सकता है आपका एज ए सिटीज़न और ला भी सकता है एज ए सिटीज़न, वो पार्लियामेंट का 11 नंबर आर्टिकल का वो पावर। एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब एक्विजिशन कैसे होता है, सिटीज़न कैसे बनते हैं? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, उसके कारण जो है 4 वेज है। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा बाय डिसेंट, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं, पहला बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ कैसे होता है? अगर 26 जनवरी 1950 से पहले आप जन्म ले लिए या उसी दिन जन्म ले लिए, ठीक है ना, बट बिफोर 1 जुलाई 1987, मतलब 26 जनवरी 1950 या में जन्म लिए या उसके बाद जन्म लिए, ठीक है ना, और 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिए, तो कुछ भी आपका पेरेंट्स का नेशनैलिटी होगा, आप जो है इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो भी इंसान 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक का सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो उसके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और हर बर्थ। मतलब क्या है ना, इस 1987 से लेकर के 2004 का 2 दिसंबर के बीच का जन्म लेने वाला जो आदमी है, बच्चा, उसके एक ना एक पेरेंट्स को इंडियन सिटीज़न होना होगा, तभी आपको एक्विजिशन होगा, सिटीजनशिप मिलेगा। उसके बाद 2004 के बाद जो जन्म लिया है उसके दोनों पेरेंट्स को इंडियन होना पड़ेगा, या फिर एक पेरेंट को सिटीज़न होगा और दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये तीन शर्त है बाय बर्थ। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है, कुछ रूल्स है। पहला, 7 साल से ज़्यादा इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, आप, ठीक है ना, बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरा,
अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है ना। ये होता है आपको अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन इज़ ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। इंडियन सिटीजन से शादी कर लिए लेकिन फिर भी आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा 7 years के लिए बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सनस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब अगर है तो फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। अब बाय डिसेंट समझते हैं कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। अगर इंडिया में कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद जन्म लिया है और उसके फादर जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया थे बाय बर्थ, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अ पर्सन बॉर्न इन आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर, और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, 1992 से लेकर 2004 तक के बीच का जो बच्चा था या तो उस डेट में जन्म लिया या फिर आउटसाइड इंडिया जन्म लिया उसी डेट में, वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए बाय बर्थ, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। उसके बाद क्या है, इफ़ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन 3 दिसंबर और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हैज़ टू एक्वायर सिटीजनशिप, हिज पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर दैट माइनर डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एंड हिज बर्थ हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन इंडियन कंसल्टेंट विथ 1 year ऑफ बर्थ। आप जन्म लिए 2004 के बाद, तो आपके पेरेंट्स को ये प्रूफ देना होगा कि आप किसी दूसरे कंट्री के पासपोर्ट नहीं होल्ड करते हैं, और दूसरा कि एक जन्म के 1 साल के अंदर ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तभी आप बाय डिसेंट करा सकते हैं सिटीजन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं सिटीजन। तीसरा लास्ट क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन। ऑर्डिनरली इंडिया के रेसिडेंट आप 12 साल से हैं, सारा क्वालिफिकेशंस प्रूफ करते हैं आप अपना, जो कि 3rd शेड्यूल में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है, आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लीजिए हम कोई टेरिटरी एक्वायर की तो उससे सिटीजनशिप हमको कैसे मिलेगा, नया सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। मान लीजिए वो टेरिटरी में 10,000 लोग रहते थे, तो 10,000 लोग पे भी वही राइट मिलेगा जो कि आपके पास है, ठीक है ना। सारा सिमिलर राइट, सारा सिमिलर ड्यूटीज़ उसका भी होगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। ऑफिशियल गज़ट बनता है उसके लिए और गज़ट के हिसाब से, तो फिर समझते हैं हम लोग उस चीज़ को। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके बाद करते वो चीज़ तो समझ गया। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप समझते हैं। सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें क्या कहता है, सेक्शन 9 का कौन जो क्या कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया who by naturalization or registration and capacity become citizen or national of any other country shall cease to be a citizen of India। मतलब सेक्शन 9 ये कहता है अगर दूसरे कंट्री का आप सिटीजन बन गए तो आपका यहाँ का रेसिडेंशिप सिटीजनशिप ख़त्म, साफ गाँव, ठीक है। रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है, स्वेच्छा से टर्मिनेशन लिया गया सिटीजनशिप का, ठीक है ना। उसमें क्या है, सेक्शन 8 जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वो क्या कहता है, इफ़ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया of full age wants to renounce his Indian citizenship, the declaration shall be registered by prescribed authority, which is Home Affairs Ministry. After such registration, person shall cease to be the citizen of India. If any declaration is made during the war and in which India may be engaged, उसके हिसाब से तो फिर वो withheld हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नया ऑर्डर नहीं निकलता, ठीक है ना। वॉर के टाइम में भाई आप ये नहीं कर सकते, मान लीजिए आपका देश वॉर में है और आपको बोल दिया गया कि भैया जितने भी लोग हैं सबको वॉर में हिस्सा लेना है, आर्मी में जाना है और फाइट करना है किसी दूसरे देश से। उस समय आप बोलिएगा कि ना हम जो है ना अमेरिका का जाकर सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहाँ का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा, यहाँ का नहीं। मान लीजिए सिटीजनशिप का अपना रूल्स होता है, मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि अमेरिका जो है तुरंत ऑन अराइवल सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड कर देगा, उसके पास कोई लॉ होगा कर देगा, ठीक है ना। तो आपको देने के लिए रेडी है, बट आपको इंडिया छोड़ेगा नहीं उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि वॉर के टाइम में आपको जाने देगा, ना 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 ना, वो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, आपको कर देगा, रोक देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक कर फिर बाद में विचार करेगा। उसके बाद क्या है, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन शैल देयर
अपॉन सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बार वो अपना टर्मिनेशन दे दिया सिटीजनशिप से, तो उसके बाद जितना भी उसका बच्चा सब है वो भी उसका भी सिटीजनशिप चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एनी सच चाइल्ड मे विद इन 1 year आफ्टर अटेनिंग फुल एज कैन मेक अ डिक्लेरेशन दैट ही विशेस टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप एंड देयर अपॉन अगेन बिकम अ सिटीजन। लेकिन उसके पास एक चॉइस रहता है बच्चे के पास, वयस्क जब हो जाएगा, फुल एज पे आ जाएगा, वो जो है डिक्लेरेशन दे सकता है कि वो ऐसा विश कर रहा है कि फिर से इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाए, तो उसको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि एनी वुमेन हु हैज़ बीन मैरिड शैल बी डीम्ड टू बी द फुल एज। सेम कंडीशन वुमेन के लिए भी लगता है, सेम वुमेन के लिए भी कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेम कंडीशन। सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA, बहुत हॉट डिबेट वाला टॉपिक था। 2019 में ये पार्लियामेंट से पास हुआ था 11 दिसंबर को। ये सिटीजनशिप देता है, इंडियन सिटीजनशिप देता है। कुछ वो जो है ना उस पर मतलब ध्यान देने वाला था, उस पर नज़र और निगाह तेज़ कर देता है। माइनॉरिटीज़ जो आ गए थे अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि 2014 के आसपास में पहुँचे थे। वो अराइव इन इंडिया बाय 2014। उस पर थोड़ा सा वो निगाह और नज़र तेज़ कर लेता है, सर्वेलेंस मोड पे ले आता है उसको चाहिए सारा प्रूफ वगैरह चाहिए होता था। कारण क्या था ना, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए थे बाहर से, जो कि इंडिया को बर्बाद कर रहे थे। फिर ओवरसीज़ इंडियंस क्या होते हैं? NRI, PIO, OCI, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तीसरा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहला NRI, नॉन रेसिडेंस इंडियन refers only to the tax status of a citizen who, as per section 6 of income tax 1961, has not resided in India for a specific period of time। वो specific period क्या है? एटलीस्ट 182 दिन होना चाहिए मिनिमम इनकम टैक्स लगने के लिए। 182 डेज उसको होना चाहिए इंडिया में, या फिर 365 दिन ओवर 4 years, एंड एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर, कम से कम 60 दिन और 182 दिन से के एटलीस्ट, तो वो टैक्स, इनकम टैक्स का वो जो स्लैब होता है उसमें आ जाएगा, इनकम टैक्स में आ जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी इंडियन सिटीजन हु डज नॉट मीट द क्राइटेरिया एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ट्रीटेड एज NRI फॉर पेइंग इनकम टैक्स। अब क्या है ना, उसको NRI की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं कर पाता तो NRI की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया। उसके बाद क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि एक फॉरेन सिटीज़न एक्सेप्ट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, ये सब के अलावे जो फॉरेन ओरिजिन का हमारा सिटीज़न है, हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट बट नॉट करेंटली, आइदर देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोथ परमानेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्ट 1935, और the territories that became the part of India thereafter, or is a spouse of a citizen of India or a PIO, person of Indian origin, तो वो जो है वो आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, यही सब 4 पॉइंट था, 3-4 पॉइंट था कि मतलब भैया फॉरेन सिटीज़न तब कहलाया जाएगा जब या तो उसके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट था, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी जो थे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी इंडियन रेसिडेंट थे, परमानेंट रेसिडेंट, या फिर उसका स्पाउस जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया या है या PIO, उसको PIO कहा जाएगा। OCI क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब होते हैं ना? फॉलोइंग इंडिविजुअल क्वालिफाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCI कब? द पर्सन हु had any time held the Indian passport, or either his parents, grandparents or great grandparents were born in India and a permanent resident of India, but they neither was any time citizen of Pakistan or Bangladesh or any country that may be specified by the government from time to time। ये नहीं होना है आपको, किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़न नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश टाइप के, या जो भी स्पेसिफाई कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको OCI कहा जाएगा। या फिर who was a citizen of India or was eligible to be a citizen of India after 26 January 1950, ठीक है, और whose parents or grandparents were born in India as defined by the Government of Act 1935 India, Government of India 1935। ठीक है,
मतलब कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके हिसाब से उसके डिफाइंड होने चाहिए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया में होते हैं। और क्या हो सकता है, अ माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको OCI कह सकते हैं। अ पर्सन ऑफ फॉरेन ऑरिजिन हुज स्पाउस इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो OCI कार्ड होल्डर एंड हुज मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड सब्सिस्टेड फॉर मिनिमम 2 ईयर्स, तो उसको भी हम पर्सन ऑफ फॉरेन ऑरिजिन जो कि बाहरी पर्सन है लेकिन उसका स्पाउस जो है वो इंडिया का सिटीजन रह गया है या फिर उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है 2 साल से मिनिमम 2 साल का हुआ है, तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग कह सकते हैं। एरिस्टोटल जो थे वो सिटीजनशिप को बर्थ प्लेस फैमिली लीनिएज एंड कल्चर से जो है वो रेफरेंस के तौर पे डिफाइन करते थे, ठीक है। सिटीजनशिप जो था वो पहले जो है ना सिर्फ पार्टिसिपेशन ड्यूटीज़ की तरह देखा जाता था एंशियंट एथेंस वगैरह में। और ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप अक्रॉस बाउंड्रीज, मतलब हम एज अ ग्लोबल सिटीजन हम मेरा क्या ड्यूटीज़ है, क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूटीज़ अपना, और क्या मेरा राइट्स है, और किस तरीके से हम अपने दुनिया को अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं एज अ सिटीज़न, वो मेरा प्रायोरिटी बेस्ड काम होता है। यही था आपका सिटीजनशिप ख़त्म हो गया, ये पूरा आपका टॉपिक था। एक्सप्लेनेशन हम जितना हो सकता था हम कंसाइज वे में कर करके दे दिए। समझने का चीज़ है, नोट्स आपके सामने में पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि नोट्स चाहिए या क्या, किस तरीके से नोट्स चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे चाहिए, मैं बना करके दे दूँगा या फिर PDF वहीं पे डायरेक्टली अपलोड कर दूँगा ड्राइव के लिंक के तौर पे। जैसे आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे ज़्यादा कंसाइज वे में हो नहीं सकता था। ये टॉपिक को समझने में बहुत टाइम लगता है। मैंने छोटे से छोटे स्तर पे स्टार्ट करके तो बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा रैपिड रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।